दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। समीर की छोटी बहन नैना कहने को तो वह फर्स्ट ईयर पास करके इंटरमीडिएट में पहुंच चुकी थी, पर स्वभाव में आज भी बचपना भरा पड़ा था। छोटे बच्चों के साथ खेलना, शरारतें करना बहुत मज़ा आता था उसे इन सब में। समीर शहर में पढ़ाई कर रहा था। छुट्टियों में अपने गांव आता था जहां उसका परिवार रहता था। इस बार जब वह छुट्टियों में घर आया तो उसके साथ उसका एक मित्र विनय भी था। समीर उसे अपना गांव घुमाने लाया था। घर में विनय की खूब आवभगत हुई। नैना भी हर समय आगे पीछे लगी रहती थी आवभगत में। समीर विनय को लेकर गांव में निकलता तो नैना भी साथ साथ चल पड़ती। समीर कभी मना नहीं कर पाता नैना को, क्योंकि वह उसकी दुलारी जो ठहरी। आए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि समीर की तबीयत बिगड़ गई। बुखार आ गया उसे। एक दिन पूरा घर में ही पड़े पड़े बीत गया। अगले दिन भी समीर बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसे विनय के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसका भी समय बेकार जा रहा है। उसने विनय की से इस बात के लिए माफ़ी मांगी तो नैना बोली, अरे भैया, आप दुखी क्यों हो रहे हो? मैं घुमा दूंगी गांव आपके दोस्त को। तू सच कह रही है गुड्डो? समीर नैना की ओर देखकर बोला, हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। नैना उत्साहित होकर बोली। विनय ने संकोचवश मना भी किया, लेकिन नैना ने जिद पकड़ ली, आपको चलना ही पड़ेगा। समीर ने कहा, चला जा यार, इसी के साथ ये तुझे पूरा गांव घुमा देगी, सब पता है इसे। थोड़ा ना नुकुर के लिए बाद विनय मान गया। नैना चल दी विनय को लेकर। खेत खलिहान, बाग बगीचे, नहर, पोखरे सब घुमा दिया। रास्ते में भर बोलती रही, इसका खेत, उसका बगीचा और ना जाने क्या क्या। ना एक मिनट चुप हुई, ना ही विनय को बोलने का मौका दिया। विनय की आदत तो थी नहीं इतना चलने की। थक कर बैठ गया एक पेड़ की छांव में। मजबूरन नैना को भी बैठना पड़ा। बैठते ही बोली, मैंने बहुत पकाया आपको, आप अब कुछ आप भी पकाओ। नैना की बात पर हंस पड़ा विनय। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, बड़ी ही सरलता से कहा नैना ने। विनय ने नजरें उठाकर नैना को देखा वो अपने ही में ही मगन थी। विनय अपलक निहारता रहा उसे। तभी नैना उसकी तरफ देखकर बोल पड़ी, ऐसा क्या देख रहे हैं मुझे? विनय खिसियाकर बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नैना फिर बोली, आप भी कुछ बताइए अपने बारे में, शहर के बारे में। विनय ने बहुत सारी बातें बताई और वह बड़े ध्यान से सुनती रही। फिर दोनों घर वापस आ गए। रात के खाने के बाद छत पर टहलते हुए उसने बताया कि उसे शहर घूमने का बहुत मन करता है, पर भैया कभी ले ही नहीं जाते। वह शहर में पढ़ना भी चाहती है। अगले दिन मौसम बड़ा ही सुहाना था। नैना विनय के साथ टहलने निकली, पर आज वो थोड़ा शांत लग रही थी। विनय ने एक बार टोका भी, आज बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, क्या हुआ? आज तुम्हारा भोंपू बंद क्यों है? नैना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज कुछ बोलने का मन नहीं है, आज आप ही बात करो। फिर विनय बोलता रहा और नैना अपने ही ख्यालों में खोई हुई विनय को देखे जा रही थी। समीर और विनय वापस शहर लौट गए। विनय गांव से वापस तो आ गया था, पर उसका मन वहीं कहीं अटक कर रह गया था। वहाँ के खेत खलिहानों में, आम के बागों में, या शायद नैना की मीठी मीठी बातों में। उसके अल्हड़पन में रह रहकर उसे नैना का ख्याल आता रहा। उसकी भोली सूरत, उसका अल्हड़पन, उसकी मासूमियत मन की गहराई में जगह बना चुकी थी। उसका ख्याल दिलो दिमाग पर नशे की तरह छाता जा रहा था। एक पल को भी उसे भूल नहीं पा रहा था। मन ही मन सोचने लगा कि अगली बार जब भी समीर के गांव जाएगा तो वह नैना से अपने दिल की सारी बात कह देगा। उसे पूरा यकीन था कि नैना भी उसे लगाव महसूस करने लगी है। ग्रेजुएशन पूरा हुआ। अब समीर और विनय दोनों बीटीसी कर रहे हैं। विनय जल्दी से जल्द नौकरी करना चाहता था ताकि वह नैना से शादी करने का प्रस्ताव रख सके। इधर गांव में समीर के पिता की तबीयत आए दिन खराब हो जाती। उन्हें नैना के ब्याह की चिंता सताने लगी। उन्होंने नैना के लिए लड़का देखना भी शुरू कर दिया।
अपने जीते जी वह नैना के हाथ पीले करना चाहते थे। इस बात पर नैना रोने लगती है कि अभी शादी नहीं करनी है, अभी पढ़ना है, पर उसकी एक ना सुनेंगे और देखभाल कर एक रिश्ता पक्का हो गया। समीर ने इतनी कम उम्र में शादी का विरोध किया, पर उसे भी चुप करा दिया, यह कहकर कि अभी खुद के भविष्य का कुछ पता ठिकाना नहीं और चले हैं बहन के भविष्य का फैसला करने। समीर के पिता को किसी पर भरोसा ना रहा, ना अपनी ज़िंदगी पर और ना ही इस बात पर कि उनके ना रहने पर नैना का विवाह अच्छे से हो पाएगा। इसलिए वो हर हाल में अपने जीवन रहते नैना का विवाह कर देना चाहते थे, उसकी कम उम्र में को दरकिनार करते हुए। समीर ने विनय को बताया कि उसे गांव जाना पड़ेगा, नैना की सगाई है। नैना की सगाई सुनकर विनय को ऐसा झटका लगा जैसे करंट लग गया हो, जैसे किसी ने खाई में धकेल दिया हो। उसका मन मस्तिष्क सब सुन्न पड़ गए। अभी अभी तो उसके दिल में अरमानों ने अंगड़ाइयाँ लेना शुरू ही किया था। मन की तरंगों ने हिलोरे मारना अभी अभी तो सीखा था। एक ही पल में सब धराशाही हो गया। सारे सपने चकनाचूर हो गए। क्या कहें, किससे कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक ना तो नैना से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, ना ही अपने मन की बात बता पाया। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। विनय को कहाँ खो गए यार, समीर ने झकझोरते हुए विनय से पूछा। विनय कोई जवाब ना दे सका, बस जड़वत सा खड़ा रहा। समीर ने विनय से साथ गांव चलने के लिए कहा, पर विनय ने मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके अंदर की आग जो अभी केवल धुआं छोड़ रही है उसे और हवा दी जाए। वह अपने अरमानों की आग को लपेटों में बदलते नहीं देखना चाहता था। लेकिन समीर भी कम जिद्दी ना था। अपने विशेष आग्रह से उसने विनय को चलने के लिए राजी ही कर लिया। आज सगाई है, घर में चहल पहल मची हुई है, घर में रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए हैं। विनय समीर के साथ बराबर काम में लगा हुआ था। कभी कभी उसकी नज़रें रिश्तेदारों की भीड़ में नैना को खोजते हुए नैना की नज़रों से टकरा जाती और कुछ पल के लिए समय वहीं रुक जाता। वह अपनी मूक भाषा में नैना से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शायद अब नैना जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। शाम को सगाई की रस्म पूरी हुई। सामने ही खड़ा था विनय, अपने अरमानों की चिता धूं धूं कर जलते देख रहा था। सगाई के 1 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला। शादी में आने के लिए भी विनय को समीर ने अपनी दोस्ती की कसम दिला कर हामी भरवा ली। विनय शादी के 1 दिन पहले पहुंचा गांव। शायद अब भी उसके दिल में उम्मीद की कोई किरण बाकी थी। बहुत कोशिशों के बाद उसे मौका मिल ही गया नैना से बात करने का। उसने पूछा, नैना क्या तुम खुश हो इस शादी से? नैना ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। विनय के मन में बहुत सारी उम्मीदें एक साथ जाग उठी। बस अपने मन की बात नैना के मुंह से सुनना बाकी था, इस विश्वास के साथ कि इस बार नैना उसके मन की बात ही कहेगी। उसने फिर पूछा, क्यों खुश नहीं हो शादी से? नैना बोली, अभी और पढ़ाई करनी है मुझे, ये कोई उम्र है शादी की? मुझे कुछ भी नहीं आता घर गृहस्थी का। मैं तो अभी तक बच्चों के साथ खेलती थी और अभी शादी मैं मर जाऊंगी, कुछ भी नहीं संभलेगा मुझसे। यह सुनकर विनय की आंखों के सामने घना अंधेरा छाने लगा। क्या सोचा था और क्या जवाब मिला? उसने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, बस केवल इतनी ही बात है या कुछ और भी है? नैना गुस्से में बोली, इतना ही से क्या मतलब है आपका? ये आपको छोटी बात लगती है? क्या यही है मेरा भविष्य? अब से लेकर जीवन भर चूल्हा चौका करती रहूंगी मैं? यह कहती वह रोने लगी। नैना तो केवल आंसुओं से रो रही थी, पर विनय का दिल खून के आंसू रो रहा था। विनय के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ सब खत्म हो गया। जब नैना के दिल में उसके लिए कोई एहसास ही नहीं है, प्यार की भावना ही नहीं है, तो अब क्या बचा है यहाँ उसके लिए? अगले दिन नैना की विदाई हो गई। उसकी डोली साथ साथ अपने प्यार की अर्थी उड़ते देख रहा था विनय। नैना विदा हो गई अपने मायके से। केवल मायका ही नहीं छूटा उसका, बहुत कुछ छूट गया वहाँ उसका बचपना, उसकी शरारतें, दोस्तों का साथ, माँ बाबा का दुलार,
भैया का प्यार, आगे पढ़ने की चाह, सपनों के उड़ान सब छूट रहा था। एक एक करके सब उसकी मुट्ठी से रेत की भांति फिसलता जा रहा था। जैसे जैसे ससुराल नज़दीक आ रहा था, उसको अपने सपने धूमिल होते प्रतीत हो रहे थे। ससुराल पहुंचकर तरह तरह के रस्मों रिवाजों पूरे होते होते बुरी तरह थक चुकी थी नैना। रात आई सुहागों वाली। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई थी उसे रिश्ते की भाभियों द्वारा, पर उसके पल्ले कुछ ना पड़ा था। फूलों से महकती सेज पर बैठी हुई नैना इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है। रात काफ़ी हो गई थी। नैना वहीं बैठे बैठे अधलेटी होकर सो गई। लगभग आधी रात बीत चुकी थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से नैना की आंख खुल गई। अभी वह नींद में ही थी। बड़बड़ाते हुए बोली, क्या माँ, इतनी जल्दी उठ जाती हो? मेरी भी नींद खराब कर देती हो। माँ नहीं, मैं हूँ श्याम। श्याम ने नैना के कानों में फुसफुसाता कर कहा। इस अपरिचित आवाज़ को सुन नैना हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन है? कौन हो तुम? नैना डरी हुई थी। श्याम ने झट से अपना हाथ नैना के मुंह पर रख दिया। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। मैं तुम्हारा पति श्याम। यह कहते हुए श्याम ने अपना हाथ हटा लिया। नैना अपनी आंखें मलते हुए बोली, अभी तक आप घर से बाहर थे? श्याम ने कहा, हाँ, बस अभी अभी आया हूँ। नैना आश्चर्यचकित हो बोली, आपको डांट नहीं पड़ती? अगर मेरे भैया इतनी रात में घर लौटे तो पिताजी उन्हें घर में घुसने ही ना दे, हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दें। श्याम मुस्कुराते हुए बोला, घर से तो मुझे भी निकाल दिया जाए, अगर किसी को पता चल जाए तो। मैं तो चोरी छिपे अंदर आया हूँ। नैना ने फिर सवाल किया, लेकिन आप इतनी रात तक कहाँ भटक रहे थे? आपको नींद नहीं आती क्या? अरे, दोस्तों ने घेर रखा था, आने ही नहीं दे रहे थे। नींद तो बहुत आ रही है। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं बिल्कुल तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। यह कहते हुए श्याम ने बिस्तर पर से एक तकिया और चादर उठा ली। कमरे में पड़े हुए बिंद के सोफे पर जाकर पसर गया। यह देखकर नैना बोल पड़ी, आप सोफे पर क्यों लेट गए? हाँ, मैं यहीं सोऊंगा ताकि तुम आराम से बिस्तर पर सो सको। श्याम बात बनाते हुए बोला, अरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी यहाँ आराम से लेट सकते हो। नैना ने श्याम को आश्वस्त करते हुए कहा। श्याम ने नज़रें चुराते हुए नैना से कहा, मैं तुम्हारे साथ, मेरा मतलब कि एक ही बिस्तर पर साथ साथ सोने में मैं असहज महसूस करूँगा। इस बात पर नैना हैरानी से देखती रह गई श्याम को। अगले दिन नैना सुबह ही तैयार हो गई। भाई जो आने वाला था उसे ले जाने के लिए पग फेरों की रस्म के लिए नैना बहुत खुश थी कि इतनी जल्दी ही घर वापस जाने को मिल रहा है। समीर जैसे ही पहुंचा वहां पर नैना अपना पर्स लेकर एकदम तैयार हो गई जाने के लिए। सासू माँ ने समझाया, रे बहू, इस तरह उतावलापन नहीं दिखाते। अब ये घर तुम्हारा है और भाई इस घर का मेहमान है, तो मेहमान की आवभगत नहीं करोगी। आओ मेरे साथ, थोड़ा हाथ बटा दो मेरा। सासू माँ यह कहते हुए नैना को अपने साथ अंदर ले गई। अंदर जाकर सासू माँ ने नैना से पूछा, एक बात बता बहू, तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नैना ने हैरानी से देखते हुए कहा, कैसी दिक्कत माँ जी? सासू माँ सकुचाते हुए बोली, मेरा मतलब है इस घर में अनजाना सो तो नहीं लगा? तुम्हें श्याम ने परेशान तो नहीं किया? नहीं माँ जी, श्याम ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और एक दिन में अनजानेपन जैसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? नैना ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, अरे बहू, बस ऐसे ही अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी। सासू माँ आश्वस्त दिख रही थी। उन्हें डर था कि कहीं पहले ही विदाई में कोई अनहोनी ना हो जाए, पर नैना के जवाब ने उन्हें निश्चित कर दिया था। खाना पीना निपटने के बाद नैना एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। वहाँ उसे मायके जाने की इतनी जल्दी थी कि भाई को खाने के बाद बिल्कुल भी रुकने ना दिया उसने और दोनों तुरंत निकल पड़े घर के लिए। मायके आकर नैना आज़ाद पंछी की तरह चहकने लगी। माँ ने उससे बहुत पूछताछ की, कुछ का जवाब दिया और फिर झुंझला कर बोली, क्या माँ,
यहाँ भी वहीं की बातें। एक दिन तो चैन से जीने दो, फिर तो चली जाऊंगी। वहीं ना भारी भरकम कपड़े, सिर पर पल्लू, सारा दिन गहनों से लदे रहो। दुनिया भर के रीति रिवाज का पीछा छूटेगा इससे। माँ चुप कर, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकाल। अभी कल विदा हुई और आज पीछा छुड़ाना चाहती है। खबरदार, जो दोबारा ऐसे बोला तो ठीक ना होगा। माँ फटकारते हुए बोली नैना से। शाम को पड़ोस की जया भाभी नैना से मिलने आई। ससुराल की कुछ बातों के बाद वो सीधे सुहाग रात की बात पर पहुंच गई। भाभी ने चुटकी लेते हुए नैना से पूछा, क्यों ननद रानी, रात कैसे बीती? नंदोई जी ने तंग तो नहीं किया तुझे? नैना तपाक से बोली, नहीं भाभी, श्याम ने बिल्कुल भी नहीं तंग किया मुझे। हाँ, आधी रात को कमरे में आए तो डर जरूर गई थी मैं, पर बाद में आराम से सोई मैं अकेले पूरे बिस्तर पर फैलकर। श्याम तो सोफे पर ही सो गए थे। अकेले सुनकर हक्का बक्का रह गई थी जया भाभी। नंदोई जी सोफे पर क्यों से? जरूर तूने ही कोई नाटक किया होगा। जया भाभी नैना को उल्हाना देते हुए बोली, नहीं भाभी, मैंने तो बहुत कहा कि बिस्तर पर सो जाओ, पर वो नहीं माने। बोले साथ साथ सोने में असहज महसूस करूँगा, तो मैंने भी जोर नहीं दिया। नैना की बात सुनकर भाभी अचंभित रह गई और बोली, देख, माँ को ये बातें मत बताना और अब मेरी बात ध्यान से सुन। आगे जैसा भी हो, आगे पर सच सच बताना मुझे। और अब मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ वहाँ जाकर बिल्कुल ही वैसे ही करना, समझी? नैना ने सिर हिलाकर हामी भरी। जया भाभी ने पति पत्नी के संबंधों के बारे में, दाम्पत्य जीवन के सुख के विषय में और वैवाहिक जीवन की सफलता के बातें, बहुत सी गुण बातें बताई। इन सब भी बातों पर अमल करने को कहा। अगले दिन नैना के ससुराल वाले आ गए नैना को विदा कराने के लिए। नैना अपनी आंखों में आंसू और दिल में मायके की यादों को समेटे एक बार फिर अपने ससुराल पहुंच गई। उसे बड़ी याद आती रही अपने परिवार की। श्याम उसका मन बहलाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। कभी कहता, मुझे अपने बारे में बताओ। कभी वह नैना को अपने परिवार के बारे में बताने लगता तो अपने गांव घर व दोस्तों के बारे में बातें करने लगता। कुछ देर के लिए नैना भूल जाती थी सब कुछ। अगले दिन नैना का रसोई में पहला दिन, मतलब रसोई बनाने की रस्म थी। सासू माँ ने पूरी मदद की नैना की। सभी ने बड़ी तारीफ की नैना की। दिन भर तो सासू माँ के साथ बीत गया। रात को जब सोने के लिए वो कमरे में गई तो भाभी की कई बातें याद आने लगी। श्याम फिर से तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगा तो नैना ने उसे रोका, पर वो नहीं माना और फिर से सोफे पर ही सो गया। नैना मन ही मन सोचने लगी कि भाभी की बताई बातों पर अमल कैसे किया जाए। ये सोचते सोचते कब आंख लग गई नैना को पता ही नहीं चला। अगले दिन से ही वह अपनी सास का हाथ बटाने लगी। घर के कामों में क्या करती करने को और कुछ था ही नहीं उसके पास। आज शाम से ही मौसम खूब सुहाना हो रहा था। बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के खाने के बाद नैना सोने की तैयारी कर ही रही थी कि बारिश की रिमझिम शुरू हो गई। नैना का मन मचल उठा भीगने को। सावन के रिमझिम फुहारों में सखियों के साथ कितना भीगती थी वो, कितना मस्ती करती थी। झूला झूलने के लिए दोस्तों के साथ लड़ना झगड़ना, फिर रूठना बनाना, एक एक कर सब याद आने लगा उसे। वह बाहर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। अचानक से वह उठी, श्याम का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चल पड़ी। श्याम एकदम हैरान था। पूछा नैना से, अरे क्या हुआ तुम्हें? ये कहाँ ले जा रही हो मुझे? नैना प्रफुल्लित हो बोली, बाहर चलो मेरे साथ, मुझे बारिश में भीगना है। श्याम ने समझाया, बाहर जाना ठीक नहीं होगा, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। दोनों की आवाज़ें सुनकर वहाँ श्याम की माँ जाती। माँ के आते नैना के कदम वहीं रुक जाते हैं। माँ श्याम से पूछती हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? श्याम सकुचाते हुए बताता, माँ नैना बाहर जाना चाहती है, इसे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। माँ नैना को समझाते, देखो बेटा, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा इस तरह बाहर निकल कर भीगना शोभा नहीं देगा। बहुत ही मन है तो छत पर चले जाओ, वहाँ की बत्ती मत जलाना। इतना कहकर माँ मुस्कुराते अपने कमरे में चली गई। माँ की इजाज़त मिलते ही नैना उत्साहित हो श्याम का हाथ पकड़ तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर चल देती है। छत पर पहुंचकर नैना बारिश की फुहारों में
देर तक भीगती है, फिर श्याम का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेती है। अचानक बहुत तेज बिजली कड़कती है। नैना डर कर श्याम से निपट जाती है। श्याम कुछ क्षण तक जड़वत खड़ा रह जाता है, पर धीरे धीरे वह बेकाबू होने लगता है। खुद को रोक नहीं पाता। नैना को अपनी देह पर उसकी बाहों का शिकंजा कसता हुआ सा महसूस हो रहा था। वह और कसकर चिपक जाती है श्याम से। श्याम उसे अपनी बाहों में बुरी तरह जकड़ लेता। उसके हाथ नैना की पीठ पर रेंगने लगते हैं। अधर आतुर हो जाते हैं उसके अधरों को चूमने के लिए। सांसों के तार जुड़ गए। नैना पूरी तरह भीगी हुई थी बारिश में, पर उसे अपना शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। श्याम ने अपने दहकते हुए अंधरों को नैना के गर्म रशीले अंधरों पर रख दिए। नैना के तन बदन में बिजली सी कौंध गई। दोनों की बाहें की जकड़न और बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे में समा जाने को आतुर थे। अरे बच्चों, नीचे आ जाओ, कब तक यूं भीगते रहोगे, बीमार पड़ जाओगे। माँ की आवाज़ सुनते ही दोनों झिटक कर दूर हो गए। दोनों मन महसूस कर नीचे आ गए और माँ ने से नज़रें चुराते हुए चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरा बंद कर नैना श्याम की ओर अपनी पीठ कर कपड़े बदलने लगी। श्याम सोफे पर बैठे हुए अपलक निहार रहा था। जैसे ही नैना ने अपना भीगा हुआ आंचल हटाया, उसकी गोरी पीठ से पानी की बूंदें रेंगती हुई कमर पर आ गिरती है। उसका भीगा हुआ बदन श्याम को उत्तेजित कर रहा है। श्याम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाता और एकदम से उठकर नैना के पास आ जाता है। पीछे से उसको अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी सुराहीदार कोमल गर्दन को चूमने लगता है। उसके हाथ नैना के कोमल अंगों पर रेंगते हुए अपना दबाव बनाने लगता है। नैना श्याम की ओर घूम जाती है और बेतहाशा लिपट जाती है उससे। नैना के जीवन में उसकी यौनावस्था में प्यार का ये पहला एहसास था। उसके अनछुए तन मन पर श्याम के प्रेम की गहरी छाप पड़ती जा रही थी। उसका एक एक स्पर्श वो अपने अंदर संजो कर रख लेना चाहती थी। अपना तन मन समर्पित कर देना चाहती थी श्याम को। दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए हैं। उनके अंग प्रत्यंगों का समावेश हो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों बेबसी से अलग हुए एक दूसरे से। नैना ने झट से अपना आंचल समेटा और फिर श्याम ने दरवाज़ा खुला। सामने माँ खड़े थे। उनके हाथ में हल्दी वाले दूध के 2 गिलास थे। नैना की ओर देख कर बोली, ये लो बहू, तुम दोनों ये पी लो, इससे सर्दी दूर हो जाएगी। नैना बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी माँ, मुझे भीगने पर कभी भी सर्दी नहीं लगती। माँ ने कहा, लेकिन श्याम को तुरंत सर्दी लग जाती आदत नहीं है ना उसे भीगने की, और एक बार बीमार पड़ा तो 15-20 दिन की फुर्सत। और अचानक माँ की नज़र उसके भीगे कपड़ों पर पड़ी तो वह बोल पड़ी, अरे बहू, अभी तक भीगे कपड़ों में हो, जल्दी बदलो वरना बीमार पड़ जाओगी। जी माँ, अभी बदलती हूँ, नैना ने सकुचाते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ही श्याम को बुरी तरह छींकें आने लगी। नैना ने उन्हें जल्दी हल्दी वाला दूध दिया और चादर ओढ़कर सो जाने को बोला। हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध पीकर श्याम को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। फिर से सोफे पर सोने के लिए तकिया लेने पड़ा ही था कि नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब और नहीं, आज से आप इसी बिस्तर पर और मेरे साथ ही सोएंगे। नैना ने श्याम का हाथ खींचकर बिस्तर पर बिठा दिया। अब श्याम बिल्कुल मना नहीं कर पाया, या शायद मना करना नहीं चाहता था। वो बिस्तर पर ही लेट गया। नैना भी आकर उसके पास ही लेट गई। श्याम का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था। नैना ने पूछा, ज़्यादा दिक्कत है क्या? श्याम ने सिर हिलाया। हाँ, सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी दबा देती हूँ। कहते ही नैना उठकर सिर दबाने लगी। उसने सिर दबाते दबाते बड़े ही प्रेम से माथा चूम लिया श्याम का। श्याम मुस्कुरा पड़ा नैना की इस अदा पर। कुछ ही पलों बाद नैना ने उसके होंठ चूम लिए और इस बार श्याम नैना को अपने पास खींच देता और उसे चूमने लगता है और अपनी बाहों में भींच लेता है और जी भरकर प्यार कर लेना चाहता है, पर नैना उसे रोक देती है। कहती है, देखो अभी आपकी तबीयत बिगड़ रही है, अभी आराम करो, जब ठीक हो जाना तब ये शरारतें करना। श्याम उदास हो जाता है और कहता है, मेरे अंदर की आग को इतना भड़का कर कहती हो कि शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो पाऊंगा मैं, तुम ही बताओ। नैना बड़े प्यार से कहती है, अब से हम लोग सिर्फ बातें करेंगे जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। श्याम बुरा सा मुँह बनाते हुए कहता, ठीक है, पर एक शर्त है।
और वो क्या शर्त है? नैना ने बड़े ही शरारती अंदाज में पूछा। मैं जब से तुमसे जो भी पूछूंगा तुम मुझे सब सच सच बताओगी। बोलो मंजूर? श्याम ने नैना से हामी भरानी चाहिए। मुझे मंजूर है मेरे पति परमेश्वर, नैना ने उसे हंसते हुए जवाब दिया। श्याम ने कहा, देखो मुझे पति परमेश्वर मत कहो तो क्या नाम लूँ आपका? माँ को तो पता चलेगा तो क्या कहेंगी? नैना ने असमंजस में थी। कोई अलग से नाम रख लो ना, श्याम ने सुझाया। आप ही बता दो क्या बुलाऊं मैं आपको? नैना ने नामकरण का सारा भार श्याम पर भी डाल दिया। मोहन, कान्हा, बृज, कृष्ण, राधे, कुछ भी बुला सकती हो मुझे। श्याम ने पूरी लिस्ट रख दी उसके सामने। मुझे कान्हा नाम पसंद आ रहा है, मैं इसी नाम से बुलाऊं आपको? नैना ने अपनी पसंद बताई। हाँ कान्हा जी, आप बताएं। अब बताएं आपको क्या पूछना है? नैना ने जानना चाहा। श्याम, तुमने पहले कभी किसी से प्यार किया है? नैना, नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि प्यार कैसे होता है, लेकिन आपने मुझे सिखा दिया। श्याम, लेकिन तुम जैसे जैसे कर रही थी ये सब कहाँ से सीखा तुमने? नैना, ये घुट्टी तो मुझे भाभी ने पिलाई थी मेरी पहली विदाई में, जब उन्हें पता चला कि आप सोफे पर सोए थे। श्याम, तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तक कोई एक भी लड़का नहीं आया था? नैना, नहीं, इस तरह कोई भी नहीं। किस तरह? श्याम ने शरारती अंदाज में पूछा। नैना थोड़ा शर्माते हुए बोली, आपकी तरह। ऐसे तो मैं लड़कों के साथ बहुत खेलती थी, मारपीट भी करती थी, उन पर लद कर उन्हें गिराने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, पर ये वाला एहसास मुझे पहली बार हुआ है। कैसा वाला एहसास? श्याम छेड़ते हुए पूछता है। जैसे आपके पास होने पर होता है। कहते कहते नैना लजा गई। श्याम को नैना के भोलेपन पर बड़ा ही प्यार आ रहा था। उसने नैना का चेहरा अपने दोनों हथेलियों में भरकर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कैसा लगता है मेरा साथ? नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, कुछ बोल ना सकी वो। श्याम ने फिर पूछा, अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? क्यों प्यार हुआ तुम्हें मुझसे? नैना ने मुंह खोला। आपकी हंसी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है मुझे, और क्या अच्छा लगता है? श्याम ने फिर छेड़ा उसे, और आपका आगे कुछ ना बोल सकी। वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। और मेरा पास आना है, मेरा स्पर्श, मेरा आलिंगन, मेरा चुंबन, ये सब बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, है ना? श्याम ने नैना के अधूरे वाक्य को पूरा करते हुए कहा। नैना ने शर्म से अपना मुंह श्याम की छाती में छुपा लिया। श्याम ने उसे अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे किसी छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं, और उसके सिर को हल्के हल्के से सहलाने लगा। नैना को अपनी बाहों में एक बच्चे की भांति समेट कर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए श्याम मन ही मन सोचने लगा, कितनी भोली है यह, कितना सरल स्वभाव, कितना कोमल मन, एकदम कोरे कागज़ की तरह। जो भी रंग चाहो उसमें भर लो, जिस सांचे में ढालना चाहो ढाल लो। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा इसके साथ? कहीं ये रिश्ता इसके साथ अन्याय तो नहीं है? जब सच सामने आएगा तो क्या नैना मुझे कभी माफ़ कर पाएगी? और इसी उधेड़-बुन में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को अचानक नैना की आंख खुली तो खुद को श्याम की बाहों में पाया। उसके चेहरे पर प्यारे से मुस्कान तैर गई। एकाएक उसे तेज गर्मी का एहसास होने लगा। उसे महसूस हुआ कि श्याम का हाथ जल रहा है। तुरंत माथा छू कर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। नैना एकदम घबरा गई, दौड़कर सासू माँ के पास गई। सासू माँ ने उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने को बोला और खुद काढ़ा बनाने लगी श्याम के लिए। श्याम के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखते हुए नैना मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ना वो भीगने जाती, ना श्याम बीमार पड़ता। नैना पूरे तन मन से श्याम की देखभाल करने लगी। 2-4 दिनों बाद से ही श्याम की सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा, लेकिन कमजोरी अभी भी बहुत थी। दिन में काम निपटा कर नैना आकर बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही झपकी आ गई। आजकल वह बहुत ज़्यादा थक जाती है, काम बहुत बढ़ गया था श्याम की वजह से। बादल छाए हुए थे पर गर्मी बहुत थी, उमस भरी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट भी चली गई। नैना पसीने से तरबतर हो रही थी। उसका आंचल अस्त व्यस्त हो गया था। माथे पर, गले पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसके पास ही लेटे हुए श्याम उसे अपलक निहारे जा रहा था। इसी स्थिति में भी श्याम को नैना पर बहुत प्यार आ रहा था। उसके सुंदर गोरे अधखुले अंगों पर पसीने की बूंदें मोतियों की
सी जान पड़ रही थी। श्याम धीरे से नैना के करीब आ गया, रुमाल से उसका पसीना पोंछा और फिर बड़ी ही कोमलता से उसे स्पर्श करने लगा। अचानक उसके अंतर्मन से एक आवाज़ आई, बस यहीं रुक जाओ श्याम, बहुत हुआ, अब और नहीं वरना अनर्थ हो जाएगा। श्याम झटके से अपना हाथ खींच लेता है। नैना की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाती। ये क्या कर रहे हो आप? नैना हड़बड़ाहट में बोली। कुछ नहीं, बस तुम्हारे माथे से पसीना पोंछ रहा था, श्याम ने झपेते हुए कहा। आपको कुछ पता भी है दरवाजे की कुंडी नहीं लगी है? माँ आ जाती तो। नैना काफ़ी घबराई हुई थी। हाँ, ध्यान नहीं दिया मैंने, पर माँ बिना आवाज़ दिए नहीं आती हैं, श्याम ने कहा। नैना जाने को उठ खड़ी हुई। श्याम ने कहा, कुछ देर बैठो यहीं मेरे पास, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अभी मुझे बहुत काम है मेरे प्यारे कान्हा जी, अब मैं जाती हूँ, रात में मिलूंगी आपसे। ये कहकर मुस्कुराते हुए नैना कमरे से बाहर चली गई। मौसम दोपहर से ही उमस भरा था, पर अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। नैना अपना काम खत्म करके कमरे में आ गई, बहुत खुश नजर आ रही थी। वह श्याम बिस्तर पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। किताब तो हाथ में थी पर दिमाग कहीं और था। एक धंध सा चल रहा था उसके अंतर्मन में। मन ही मन सोच रहा था कि कैसे बताऊं नैना को कि मैं उसके काबिल नहीं। भावावेश में आकर मैंने जो भी उसके साथ किया वो एक गलती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सच जानने के बाद नैना कहीं हंगामा तो नहीं मचा देगी, कहीं ये बात पूरे गांव में तो नहीं फैल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगा सबसे, और माँ बाबा वो कैसे करेंगे दुनिया का सामना। पर अब कब तक छुप सकती है ये बात नैना से? वो बेचारी तो न जाने कितने सपने संजो रही उसे अब और धोखा में नहीं दे सकता। कमरे में आते ही नैना ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वह श्याम के करीब आए और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। श्याम की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आते ही तुरंत कैसे बता दे नैना को अपनी सच्चाई। उसे पता था कि सच्चाई पता चलते टूट जाएगा नैना का दिल, चकनाचूर हो जाएगा उसके अरमानों का महल। नैना का दिल तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी श्याम को। अतः बात शुरू करने के लिए भूमिका बनाते हुए श्याम ने कहा, बारिश हो रही है, चलें भीगने। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं जाना मुझे, एक बार भीगी तो आप बीमार पड़ गए, अब मुझे नहीं पड़ना बीमार, वरना माँ काम करते करते परेशान हो जाएंगी। नैना ने श्याम के हाथ से किताब छीनते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी गोद में पड़ी हूँ और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। श्याम हल्के से मुस्कुरा देता है। कमरे की खिड़की खुली हुई है, बाहर से ठंडी हवा का झोंका बीच बीच में आकर तन बदन को एक शिरहन सी पैदा कर रहा है। बारिश की रिमझिम माहौल को रुमानी बना रही है। कमरे में हल्के नीले रंग की रोशनी अपनी छटा बिखेर रही थी। खिड़की के पर्दे कभी हवा से उड़ जाते, कभी खिड़की से चिपक जाते, और इस बीच बाहर से आती हुई रोशनी में नैना का चेहरा चांद सा चमक उठता। नीली नौसरी रोशनी में बेहद हसीन नजर आ रही थी वह। पर श्याम ने मन में ठान ली थी कि अब एक भी गलती नहीं। खुद पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल था, पर श्याम पूरी कोशिश कर रहा था। नैना उठी और शीशे के सामने गई, अपने बाल को खोला, हल्का कंघा किया, थोड़ा परफ्यूम डाला अपने ऊपर, अपनी साड़ी उतार कर हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर वापस बिस्तर पर आ गई। कयामत ढा रही थी वह गुलाबी नाइटी में। नैना ने अपनी बाहें श्याम के गले में डाल दी। उसके देह की सोंधी सी महक श्याम को अंदर तक रोमांचित कर गई। अपनी दोनों हथेलियों से श्याम का चेहरा थाम कर उसे अपने करीब खींच लिया नैना ने, और उसकी आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाती आवाज़ में कहा, क्या हुआ, बड़े चुप चुप से हो? श्याम ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नैना उसके और करीब आ जाती है। उसकी गर्म सांसें श्याम की सांसों में खुली जा रही थी। नैना ने फिर पूछा, अब कहाँ गई आपकी शरारतें? क्या हुआ, इतने बुझे बुझे से लग रहे हो? श्याम हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना। नैना ने तुरंत श्याम के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, अभी कुछ नहीं, अभी हम दोनों सिर्फ शरारत करेंगे। ये कहते हुए नैना श्याम से लिपट गए। श्याम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। नैना श्याम के चेहरे को बेतहासा चूमने लगी, माथा, आँखें, गाल, और फिर अपने होठों को उसके होठ पर रख दिया। श्याम के सब्र का बांध टूट गया और नैना को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। एक पल को सब कुछ भूल वह भी उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा, पर अगले ही पल वह एक झटके से खुद को अलग किया नैना और
बिस्तर पर धराशायी हो गया। अचानक ये कैसा बदला हुआ सा व्यवहार देखकर अचंभित हो गई नैना और श्याम से बोली, क्या हुआ आपको, कोई दिक्कत हो गई? नैना और श्याम से बोली, क्या हुआ, आपको दिक्कत हो गई क्या? कुछ देर तक मौन रहने के बाद कहा श्याम ने, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो नैना। मैंने तुम्हें धोखे में रखा, अब तक मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या किया आपने? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? क्या धोखा दिया आपने मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताइए मुझे, अचानक से ये क्या हो गया? सोचकर नैना एकदम हक्का बक्का रह गई। बताइए ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? श्याम को मौन देखकर नैना ने फिर पूछा श्याम से, नैना मैं तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं हूँ, सकुचाते हुए अपना कहा और अपना मौन तोड़ा श्याम ने। क्यों, क्या हुआ? अच्छे भले तो दिख रहे हो, क्या खराबी है आप में? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाहता हूँ। श्याम समझ नहीं पा रहा था कि नैना को कैसे समझाए, तो ठीक से समझाओ ना मुझे। नैना ने फिर शरारती अंदाज में कहा, मैं तुम्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दे पाऊंगा और ना ही तुम्हें मातृत्व का सुख दे पाऊंगा। इन शब्दों को बोलते हुए श्याम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून सूख गया हो। क्यों, किसी और को चाहते हो क्या? नैना थोड़ी गंभीर हो गई। ये बात नहीं है, श्याम ने परेशान होकर कहा, और फिर धीरे धीरे बताइए, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? सीधे सीधे बताइए, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे? इतनी देर से, जल्दी बताइए, अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती मैं, नैना ने झुंझलाते हुए कहा। नैना तुम्हें पता ही होगा कि दुनिया में इंसान केवल आदमी और औरत के रूप में ही नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें आदमी व औरत दोनों के ही गुण होते हैं। श्याम ने बहुत हिम्मत करके स्वयं पर संयम रखते हुए सकुचाते हुए कहा, हाँ पता है कि नर होते हैं वो, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? वो भी इस वक्त? नैना ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा। मैं वो हूँ। ये कहते हुए श्याम ने अपनी नज़रें झुका ली। ये क्या बोल रहे हो आप? हुआ क्या है आपको? होश में तो ठिकाने हैं ना आपके? नैना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं किन्नर हूँ, श्याम ने जोर देते हुए कहा। नैना, पर मानो आज गाज गिर गई हो। अविश्वास से भरी उसकी आंखें एकटक श्याम को देखे जा रही थी। श्याम का कहा एक एक शब्द उसके कानों में गर्म शीशे सा पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। निशब्द, निस्तेज, निढाल सी दिखाई दे रही थी वह। कुछ देर पहले जो चेहरा चांद सा चमक रहा था, वहीं अब पतझड़ के सूखे पत्ते सा मुरझा गया था। सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शून्य हो गई थी नैना की। नैना ऐसे शांत थी मानो पत्थर की हो गई हो। उसे इस स्थिति में देख श्याम घबरा गया। उसके कंधे पकड़कर झिंझोड़ा, नैना नैना कुछ बोलो मुझसे, लड़ो, मारो मुझे, गालियाँ दो मुझे, पर कुछ कहो तो, ऐसे बुत बनकर मत बैठो। नैना जैसे बेहोशी से जागी, जो होश आते ही उसने श्याम का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों की मुझसे शादी? क्यों नहीं बताया मेरे बाबा को? एक साथ अनगिनत सवालों से घबरा गया श्याम। हिम्मत तो सारी पहले ही टूट चुकी थी, पर किसी तरह अपने शब्दों को खींचकर अपनी जुबान तक ले आया। बहुत किया था मना मैंने पिताजी को, मुझे तो कभी भी किसी से शादी नहीं करनी थी, पर पिताजी पर उनके मित्र ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। वो मित्र जिनके साथ तुम्हारे बाबा आए थे, पिताजी ने बहुत मना किया था कि अभी नहीं करनी बेटी की शादी, पर मेरे पिताजी ने मित्र और तुम्हारे बाबा दोनों लोगों के ने हाथ जोड़कर आग्रह किया था। फिर इसके बाद वो मना नहीं कर पाए। नजरें नीचे गाड़े हुए श्याम ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि उनका बेटा किसी का पति बनने के काबिल नहीं है। नैना विफर पड़ी श्याम पर। कैसे बता सकते थे ये बात जो आज तक छिपी रखी थी? वो अब बताकर वो दुनिया को कैसे मुंह दिखाते, कैसा सामने करते? हम सब इस समाज का एक बार जो बात खुलती तो फैलते देर ना लगती।
वो मुझे समाज में शर्मिंदा होने से बचाने के लिए ये बात छिपा गए। श्याम अपने पिताजी का पक्ष नैना के सामने रखा तो मित्रता के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए आप लोगों ने मेरे जीवन की बलि चढ़ा दी। उन्होंने ये ना सोचा कि आखिर शादी के बाद मुझे पता चल जाएगा तब क्या होगा। क्रोध और पीड़ा से मिश्रित भाव में डूबे हुए नैना के शब्द एक अपराधी की भांति मौन था। श्याम एकदम निरुत्तर था। नैना का क्रोध फिर फूटा। और आपने क्यों छिपाया मुझसे? आप तो बता सकते थे मुझे पहली रात को। जवाब दीजिए। पहली रात को मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक अनजान लड़की को पहली ही रात ये बता दूं कि उसकी शादी एक किन्नर से हो गई है। पहली ही रात उसके अरमानों का गला घोट दूं, उसके सपनों को राख कर दूं और फिर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती? कहीं तुम कोई हंगामा खड़ा कर देती तो। इसलिए मैं आधी रात को आया था कमरे में कि चुपचाप सो जाऊंगा। श्याम ने अपना बचाव किया। तो अगले दिन क्यों नहीं बताया? फिर सवाल किया नैना ने। अगले दिन तो तुम्हें याद ही है कि क्या हुआ था। तुम बारिश में भीगने गई और बिजली कड़की। फिर श्याम ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। दिन तो तुम्हें याद ही है कि क्या हुआ था। तुम बारिश में भीगने गई, तेज से बिजली कड़कने लगी और श्याम ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। श्याम की इस बात पर नैना की भाव भंगिमा में कुछ पल के लिए परिवर्तन आया। चेहरे पर लाली सी छा गई, पर अगले ही पल वो अपने पूर्वत भाव क्रोध में आ गई और पलटवार किया। अगर आप किन्नर हैं तो वह सब क्या था जो आप कर रहे थे? इतने भाववेश में कैसे आ गए? वो सब दिखावा था या धोखा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आप धोखा तब दे रहे थे या अब दे रहे हो। मैं किन्नर हूँ, बेजान नहीं। भावनाएं किन्नर में भी होती है, कामोत्तेजना हम में भी होती है, चरम सुख की प्राप्ति भी होती है, पर हमारा साथी हमसे संतुष्ट हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो सब दिखावा नहीं था, प्यार था मेरा। अपने भोलेपन से तुमने मुझे दीवाना बना लिया। तुम्हारी सरलता और अल्हड़पन ने कब जगह बना ली मेरे दिल में, मुझे पता ही नहीं चला। प्यार हो गया है तुमसे। मेरे प्यार को धोखा मत कहना कभी। भावुकता में बहुत कुछ बोल गया श्याम बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब फैसला तुम पर है। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो। नैना गुस्से में बोली, छोड़कर चली जाऊं ताकि समाज मुझे दोष दे कि मैं भाग गई, कीचड़ मेरे परिवार पर उछले और अब बेदाग रहे दुनिया के सामने। वाह, बहुत अच्छा सोचा आपने। कोई आँच नहीं आने दूंगा तुम पर, श्याम ने भरोसा दिलाया। आँच नहीं आने देंगे तो अब क्या बताएंगे दुनिया को? अब नहीं होगी समाज में बदनामी। अब कैसे सामना करेंगे समाज का? उखड़े स्वर में बोली नैना। करूँगा सामना समाज का, पर सच छिपा कर यही बताऊँगा कि मेरा किसी और के साथ संबंध है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई। नैना को समझाया श्याम ने। तुम आराम से सोच कर फैसला कर लो। श्याम ने सब कुछ नैना पर छोड़ दिया। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मायके में बाबा की तबीयत खराब चल रही है, ऐसे में वहाँ भी किसी से कुछ नहीं कह सकती। जया भाभी तो अपने घर की है नहीं, ये बात उन्हें बताना ठीक नहीं। क्या करें, किससे कहें अपने दिल की बात? उसका सिर चकराने लगा। मन ही मन सोचने लगी, ये कहाँ फंस गई। अच्छी भली पढ़ाई कर रही थी, कितनी अच्छी थी वो ज़िंदगी। कुछ दिनों पहले जहाँ एक दूसरे में समा जाना चाहते थे दोनों, अचानक उनके बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। नैना एकदम चुपचाप सी रहने लगी। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। उसका अल्हड़पन, चुलबुलापन जाने कहाँ गुम हो गया। श्याम इस बात से बहुत दुखी था, पर नैना से कुछ कह भी नहीं सकता था। सारे अधिकार खो दिए थे उसने। दोनों के बीच की दूरी सासू माँ से छिप ना सकी। नैना का बुझा बुझा चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। श्याम से अकेले में पूछा माँ ने, क्या हुआ बेटा? कई दिनों से देख रही हूँ, बहू का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? श्याम सकपका गया, बोला, नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। वो उसके बाबा की तबीयत खराब है, शायद इसलिए दुखी है। तो क्यों नहीं उसको मायके ले जाता? अपने बाबा से मिल लेगी तो चैन मिल जाएगा, माँ ने कहा श्याम से। श्याम अभी माँ से बात कर ही रहा था कि पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। श्याम, देख बहू,
कि मायके से फ़ोन है, बात करा दे उसकी। नैना दौड़ कर गई और फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, ठीक है गुड्डू। बाबा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, अब ज़्यादा समय नहीं उनके पास, मुलाकात कर ले। तुझे बहुत याद कर रहे हैं समीर के। इतना कहते ही फ़ोन नैना के हाथ से छूट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सासू माँ दौड़ कर आई, नैना को संभालते हुए श्याम से बोली, बेटा जल्दी जा, जाने की तैयारी कर। घर पहुंचते नैना तेजी से बाबा के कमरे की ओर दौड़ी। बिस्तर पर पड़े हुए बाबा उसे बहुत कमज़ोर दिख रहे थे, पर जाकर लिपट गई बाबा से। बहुत कुछ कहना चाहती थी, उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर अब समय नहीं बचा था बाबा के पास। बेटी के गले लगती ही उनके हलक से एक हल्की आवाज़ आई, बिटिया। और फिर वो आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई और छोड़ गई अपने पीछे अनगिनत सवालों के घेरे में नैना को, जिसके जवाब अब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। बेटी के गले लगते बाबा के हलक में हल्की सी आवाज़ आई, बिटिया। और फिर वह आवाज़ सदा सदा के लिए शांत हो गई। बाबा की गर्दन एक तरफ को लुढ़क गए। एक हाथ जिसे वो नैना के सिर पर रखने की कोशिश कर रहे थे, नीचे लटक कर झूल गया। एक अनजानी आशंका को दिल में समेटे नैना अपने बाबा को बार बार बोले जा रही थी, बाबा उठो, कुछ बोलो ना, ऐसे चुप मत रहो, देखो ना तुम्हारी गुड्डो तुम्हें जगा रही है। कहते कहते नैना दहाड़ मार कर रोने लगी। समीर, जो कि अपने पिता के पैरों की तरफ बैठा था, वो समझ गया कि अब सब समाप्त हो चुका है और वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था, उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, पूरा वातावरण शोकमय हो गया। रात तक रिश्तेदारों का लगा रहा। जब कोई रिश्तेदार पहुंचता, एक नए सिरे से रोना धोना शुरू हो जाता। एक तो माँ बीमार रहती थी, ऊपर से ये बार बार रोना, उनकी तो हालत ही खराब हो गई थी। किसी तरह रात गुजरी। सुबह होती शीघ्रता से अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। नैना के सास ससुर भी सुबह ही पहुंच गए थे। 10 बजते बजते नैना के बाबा की अंतिम विदाई हो गई। नैना चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी। पिता के जाने का दुख तो था, पर उससे कहीं ज़्यादा दुख इस बात का था कि उन सवालों के जवाब जो केवल बाबा ही दे सकते थे। बाबा के साथ ही उनका भी अंतिम संस्कार हो गया था। एक बार फिर घर का पूरा वातावरण शोकमग्न हो गया। घर से अर्थी निकलते घर की महिलाएं घर के शुद्धिकरण अर्थात साफ सफाई में जुट गई। नैना की मदद जया भाभी ने कराई। माँ तो अपने में ही पस्त हो गई थी। अंतिम संस्कार कर सभी घर वापस आ गए। फिर श्याम ने नैना से कहा, घर चले। नैना ने कहा, आप माँ पिताजी के साथ जाओ, मैं अभी यहीं रुकूंगी, माँ को मेरी ज़रूरत है। श्याम ने कहा, ठीक है, 13वीं में फिर आना है मुझे, तब तक खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लेना, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। श्याम अपने माता पिता के साथ घर वापस चला गया। शाम तक सभी रिश्तेदार चले गए। घर खाली खाली सा हो गया था। नैना माँ की देखभाल में लग गई। अगले दिन दोपहर में जया भाभी आ गई। माँ का हाल पूछने के बाद नैना को उसके कमरे में ले गई। दरवाज़ा बंद करके नैना के पास आकर बैठ गई। देख, मैं जानती हूँ कि ये वक्त नहीं ऐसी बातें पूछने का, तू अभी बहुत दुखी है, पर मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। अपना सब कुछ बता, सब कुछ ठीक है या? नैना एकदम मौन धारण किए हुए ही थी। भाभी ने उसे झकझोरते हुए फिर पूछा, बताना, इस तरह मौन धारण करके क्यों बैठी है? क्या बताऊं भाभी, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। कहते कहते आंसू झलक आए नैना का। ये क्या कह रही है तू, क्या हुआ? पहले तो ये रोना बंद कर। भाभी उसके आंसू वो को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, भाभी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नैना सिसकते हुए बोली, कैसा धोखा? भाभी घबराहट भरे स्वर में बोली, मेरी शादी किन्नर से हुई है। ये कहकर नैना फिर से रोने लगी। किन्नर से? हैरत से भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा धोखा, ये तो हद पार हो गई। देख गुड्डो, अब तो दोबारा उस घर में कदम नहीं रखेगी। हम कतई ना जाने देंगे तुझे अब। भाभी गुस्से से आग बबूला हो उठी। नैना ने सारा वृत्तांत कह सुनाया भाभी से। भाभी ने मौका देखकर समीर को इस सच्चाई से अवगत कराया। ये सब
सुन आग बबूला हो उठा समीर और नैना से बोला, कहाँ था बाबा से मत करो इतनी जल्दी शादी, मगर एक ना सुनी, हड़बड़ तड़बड़ में इतनी बड़ी गलती कर बैठे। कोई छानबीन नहीं करने दी मुझे, अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके चले गए और उस श्याम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, नैना ने रोते हुए कहा। ये तो क्या बोल रही है गुड्डो, समीर को विश्वास नहीं हो रहा था। तेरी जिंदगी बर्बाद की है उन लोगों ने, ये समझ आ रहा है ना तुझे? समीर ने गुस्से में कहा, हाँ भैया समझ रही हूँ, पर मैं उस पूरे परिवार की ज़िंदगी नर्क नहीं बना सकती। नैना बोली, तुझे इतना महान बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा दिमाग से काम ले। समीर ने नाराज़गी दिखाई। समीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े धोखे के बाद भी नैना ऐसा सोच रही है। क्या ज़रूरत है इतनी दया दिखाने की? समीर ने गुस्से में कहा, अब तो वहाँ वापस बिल्कुल नहीं चाहिए और मुझे जो भी करना है वो तो मैं करके ही रहूँगा। भैया इतना आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोचूंगी इस बारे में, पर आप अभी शांत हो जाओ, फिर हम बैठकर शांति से सोचेंगे कि क्या करना है आगे। नैना ने समीर को शांत करने की कोशिश की। थोड़ा सामान्य तो हुआ, समीर पर अभी भी गुस्से में था वह। फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला। नैना का तो सोच सोच कर सिर चकराने लगा, क्योंकि फैसला उसे ही लेना था। रात के खाने के बाद जया भाभी, समीर और नैना छत पर इकट्ठे बैठे बात करने के लिए। जया भाभी ने बात शुरू की, बोली, नैना अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आराम से तेरी दूसरी शादी हो सकती है, बस तू श्याम को ना में ही जवाब देना, उसके किसी भी बहकावे में मत आना। अपनी दया भावनाओं को एक किनारे रखकर खुले दिमाग से ही फैसले लेने की ज़रूरत है इस वक्त। नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप सुनती रही। उसकी चुप्पी देखकर समीर बोला, कुछ सुन भी रही है तू जो भाभी ने कहा, या मन में कुछ और ही खिचड़ी पका रही है तू? सब सुन रही हूँ भैया, नैना ने बड़ी ही ठंडी सी प्रतिक्रिया दी। सब साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। समीर ने फिर कहना शुरू किया, तुझे पता है गुड्डू, अपना विनय तुझे बहुत पसंद करता है तुझे। नैना चौंक गई, हैरानी से भाई की ओर देखा और बोल पड़ी, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ गुड्डू, मुझे भी अभी जल्द ही पता चला मुझे, समीर ने पूरे विश्वास के साथ कहा। विनय ने खुद कहा आपसे क्या? नैना ये जानने को उत्सुक थी। नहीं, उसने नहीं कहा, पर उसकी डायरी ने सारे राज खोल दिए। समीर का बोला, मतलब? नैना ने अनजान बनते हुए पूरी बात जानने की कोशिश की। समीर ने बताना शुरू किया, एक दिन उसके कमरे में गया था काम से, उसकी डायरी खुली पड़ी थी, मेरी नज़र पड़ गई, उस पर तेरा नाम लिखा था। उस पर मेरी बेचैनी बढ़ गई। सच्चाई जानने के लिए तो मैंने उसे चाय बनाने को बोला। जब वो चाय बनाने चला गया तब पढ़ी मैंने उसकी डायरी। वो तभी से तुझे चाहने लगा जब पहली बार यहाँ आया था। अगर उसने तभी बता दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। सुनकर नैना शांत बैठे रहे। उसे याद आने लगा कि शादी में विनय कुछ कहना चाहता था, पर वो समझ नहीं पाई। नैना ऐसी उधोड़-बुन में थी कि समीर फिर से बोला, देख गुड्डो, विनय अभी भी तुझसे प्यार करता है। अब मैं तेरी और विनय की शादी करा दूंगा, तू जीवन भर खुशी रहेगी, सुखी रहेगी। अब जया भाभी ने भैया कि हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ये बहुत अच्छी सोची तुमने, विनय देखने में तो अच्छा ही है, व्यवहार कुशल भी बहुत है, अच्छी रहेगी जोड़ू दोनों की। ये कहते हुए भाभी ने इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगा दी। नैना चुपचाप सुने जा रही थी, पर कुछ भी नहीं कह पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले बाबा के कारण सब बिगड़ गया और अब भैया के कारण सब खराब हो जाए, इसलिए अब जो भी करना है उसे खुद ही करना है। अगले दिन खाने पीने का काम निपटा कर नैना अभी फुर्सत पाई थी कि भैया उसके कमरे में आकर बैठ गए और पूछा नैना से, कुछ सोचा तूने? नैना ने अनजान बनते हुए पूछा, किस बारे में भैया? क्या गुड्डो, तू भी ना? अरे विनय के बारे में। और किसके बारे में? समीर ने झुंझलाते हुए कहा, अभी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। नैना ने बात टालने की कोशिश की, सोचना तो पड़ेगा तुझे, और जल्दी ही सोचना पड़ेगा, विनय के बारे में भी और श्याम से छुटकारा पाने के विषय में भी। समीर ने समझाया नैना को, अभी बाबा की 13वीं में विनय आएगा तो खुद उससे बात करके देखना, उसका मन लेना, अपने तरीके से उसे जांच परख लेना। उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा हमें। अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है, वो भी सरकारी समझ रही है ना, तो
समीर पूरी कोशिश कर रहा था नैना को राजी करने की। ठीक है भैया, जल्दी फैसला कर लूँगी, पर मेरी भी एक शर्त है, नैना ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा। बोल, क्या शर्त है तेरी? नैना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए समीर बोला। भैया, आप श्याम और उसके परिवार की बदनामी मत करना, आपको मेरी कसम। उन्हें अपनी ज़िंदगी चैन से जीने दो। जिद तो बाबा की थी ना, किसी की भी ना सुनी अपने आगे। भैया, आपको मेरी कसम, आप नहीं करेंगे उनकी बेइज्जती और ना ही ये बात किसी को बताएंगे कि वो किन्नर है। नैना ने समीर का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा। ये क्या किया तूने गुड्डो? अपनी कसम दे दी। धोखेबाजों को सज़ा तो मिलनी चाहिए थी। आज हमें धोखा दिया है, कल किसी और को देंगे, गुस्से में बोला समीर। कुछ भी हो भैया, आपको मेरी कसम तो निभानी ही पड़ेगी। नैना ने हाथ जोड़कर कहा। भैया से हाथ मत जोड़ मेरी बच्ची, ठीक है? जैसे तेरी मर्जी, पर उस घर में वापस जाने की बात मत करना। मैं एक ना मानूंगा तेरी कसम भी काम ना आएगी तब। समीर ने बहन के मोह में हार मान ली। दिन तो घर के कामों में बीत जाता था, पर रात को सोने के वक्त एक एक कर सारी यादें ताज़ा हो जाती, और वो दिन भी याद आता जब श्याम की सच्चाई सामने आई थी। ये याद आते ही नैना कभी रोती तो कभी गुस्से से भर जाती। दिन गुजरते जा रहे थे, पर अभी तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। एक अजीब सी बेचैनी थी मन में। भविष्य में क्या होना था कुछ पता न था। मन ही मन सोच रही थी, काश वह अपना भविष्य देख सकती तो फैसला लेना कितना आसान हो जाता। हर दिन इसी उधेड़ बुन में गुजर जाता। समीर के विशेष आग्रह के कारण विनय 13वीं के एक दिन पहले ही आ गया था। रात में खाने के बाद नैना, समीर, जया भाभी और विनय सभी छत पर टहल रहे थे। भाभी ने नैना को इशारा किया कि विनय से बात कर ले, मैं माँ को दवा खिला कर आता हूँ। ये कहकर समीर नीचे चला गया। भाभी ने भी बहाना बनाया, बोली मैं रसोई समेट कर आती हूँ अभी। नैना और विनय अब छत पर अकेले थे। विनय ने कहा, चलो बैठ कर बातें करते। दोनों वहीं पास पड़ी तख्त पर बैठ गए। विनय ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? चेहरे की सारी रौनक कहाँ चली गई? नैना बोली, कुछ नहीं, बस बाबा के जाने का गम है। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है, पर ये केवल बाबा के जाने का गम नहीं, बात कुछ और भी है। विनय ने नैना से सच जानने की कोशिश की। और कुछ भी नहीं है, सच में, नैना ने जमीन खुरचते हुए कहा। और कितना झूठ बोलोगी? अब तुम सच खुद से बताओगी या मुझसे सुनना चाहोगी? तो मुझे सब पता चल गया है, क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ये कहते कहते नैना के हाथों को अपने हाथों में कैद कर लिया विनय ने। एक अनजानेपन का एहसास था ये। नैना के लिए जी कर रहा था कि अपना हाथ एक झटके से खींच ले, पर ऐसा नहीं किया। नैना ने श्याम के धोखे से घायल हुए दिल पर शायद मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी, या फिर अपने लुटे हुए अरमानों को एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार करने की एक नाकाम कोशिश थी। यह अनजाना स्पर्श उसे कांटों की तरह चुभ रहा था, पर वह सह रही थी। इसी पर अपने नए जीवन की नींव जो रखनी थी, उसे आंखों के सामने बार बार श्याम का चेहरा आ रहा था, और हर बार और भी सख्ती से वह विनय का हाथ पकड़ लेती थी। विनय बोलते जा रहा था, नैना, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हारी शादी से पहले करता था। क्या तुम अपना आगे का जीवन मेरे साथ बिताना चाहोगी? मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे बीते हुए जीवन की याद नहीं आने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विनय ने पूछा नैना से। नैना ऐसे चौंकी जैसे नींद से जागी हो। हाँ, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, अभी तो बाबा के दुख से ही नहीं उभर पा रही मैं। विनय ने बातों बातों में नैना का सिर अपने कंधे से टिका लिया। नैना ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस चुपचाप बैठी रही उसके कंधे से सिर झुकाए हुए। और विनय बोलता रहा। क्या क्या कहा विनय ने? नैना को कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर में समीर आ गया छत पर। समीर और विनय अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में बात करने लगे। फिर नैना सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज की रात नैना के लिए बहुत कठिन रात थी। फैसले की आखिरी रात। कल श्याम को आना है, उसे क्या जवाब देना है, ये निर्णय आज ही लेना है। नैना को रात भर सो ना सकी। वो पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते हुए बीती। दोस्तों, आज बाबा की 13वीं है। सभी काम में व्यस्त हैं। 12 बजे तक तो पूजा ही चलती रहेगी। लोगों का आना शुरू हो गया। श्याम भी आ गया अपने माता पिता के साथ। नैना ने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। पास ही श्याम खड़ा था, पर नैना ने उसे एक
नज़र देखा भी नहीं, वहाँ से चले गए। श्याम का चेहरा उतर गया। नैना के इस व्यवहार से ही उसके फैसले का अंदाज़ा लगा लिया श्याम ने। श्याम की माँ को भी नैना का यह व्यवहार अखरा, वो भी अब थोड़ा सशंकित दिखाई देने लगी। श्याम के पिता इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। श्याम को यहाँ आए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। इस दौरान कई बार श्याम और नैना का आमना सामना हुआ, पर नैना ने उसे अनदेखा कर दिया। श्याम की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। विनय और जया भाभी की नज़रें नैना पर लगी हुई थी। कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हुआ। सभी लोग भोजन करके जा चुके थे। जब घर के लोगों ने भोजन कर लिया तब श्याम के पिता एक नैना की माँ से बोले, अब हम भी विदा लेने की इजाज़त चाहते हैं। बहू से कहें कि चलने की तैयारी कर ले। जी बिल्कुल, ये कहकर नैना की माँ ने जया को भेजा। नैना को बोलने के लिए श्याम का दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि अभी नैना का क्या जवाब आएगा। मौका देखकर श्याम ने जया भाभी से इच्छा जाहिर की एक बार नैना से मिलने की। जया भाभी श्याम को नैना के कमरे तक पहुंचाकर खुद बाहर ही रुक गए। कमरे में एक तरफ तख्त पड़ी थी, दूसरी और 2 कुर्सियां पड़ी थी। दरवाजे के सामने वाली दीवार में खिड़की थी और नैना खिड़की की ओर मुँह करके खड़ी थी। कमरे के अंदर कदम रखते श्याम ने आवाज़ दी, नैना, हम घर वापस जा रहे हैं। क्या फ़ैसला किया तुमने? नैना ने पलट कर देखे बिना ही जवाब दिया, मैंने फ़ैसला कर लिया। मैं आपको और आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए। कहते कहते रुक गई नैना। मैं समझ गया, अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। श्याम ने नैना को आगे बोलने से रोक दिया। अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अब तक तुम्हारे साथ जो भी है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा दोषी रहूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, एक किन्नर समझकर ही माफ़ कर देना। सुना है किन्नर की दुआओं में बहुत असर होता। मेरी यही दुआएं हैं कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, तुम्हें इतनी खुशियाँ मिले कि ये बुरे दिन तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। अब मैं चलता हूँ। श्याम जाने के लिए पलटता है, तभी नैना की आवाज़ सुनाई पड़ती, रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी। श्याम पलट कर बोलता है, अब क्या बाकी रह गया है नैना? श्याम एकदम हताश सा खड़ा था। नैना पलट कर लगभग दौड़ती हुई आकर श्याम से लिपट जाती है। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको और आपके घर को अपना बनाना चाहती हूँ। मैं आपके बिना नहीं जी सकती कान्हा जी, मैं मर जाऊँगी आपसे दूर रहकर। नैना बोले जा रही थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। श्याम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने नैना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ कान्हा जी, नैना ने रोते रोते कहा। श्याम ने उसके आंसू पोंछे उसे तख्त पर बिठाते हुए बोला, पहले अपना रोना बंद करो। अब बताओ, क्या तुमने अच्छे से सोच विचार कर लिया है? हाँ, मैंने खूब अच्छी तरह से सोच लिया है, मैंने बोली नैना। अभी भी आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। लेकिन नैना, मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पाऊँगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। क्या तुम जीवन भर सन्यासिनी बनकर रहोगी? पूछा श्याम ने। नहीं चाहिए मुझे शारीरिक संतुष्टि, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मैं मीरा बनकर अपने कान्हा के साथ जीवन गुजार लूँगी। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। प्यार के बिना जीवन भी कोई जीवन होता है। आपके प्यार के बिना जीवित होते हुए भी मेरा ये शरीर शव के समान होगा और शव को किसी भी तरह के सुख की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कोई उसे शारीरिक सुख दे सकता है। नैना ने कहा, लेकिन मैं कभी तुम्हें मातृत्व का सुख भी नहीं दे पाऊंगा। श्याम ने बहुत ही निराशा भरे शब्दों में कहा, जरूरी नहीं कि अपनी कोख से जन्म देकर ही मातृत्व का सुख मिले। हम बच्चा गोद लेंगे, हमें ममता का सुख भी मिलेगा और बच्चे का भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। नैना ने पूरे विश्वास से भरकर कहा, नैना, अभी तुम शायद भावुकता में ये निर्णय ले रही हो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने निर्णय पर पछताना पड़े। श्याम ने नैना को समझाते हुए कहा, नहीं कान्हा जी, मैंने खूब अच्छी तरह से सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि अपने फैसले से ना कभी पलटूंगी और ना ही कभी पछतावा होगा मुझे। अब कोई और सवाल जवाब नहीं, मैं चल रही हूँ आपके साथ अपने घर। कान्हा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते नैना श्याम से लिपट गए। श्याम ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। कमरे के बाहर खड़ी जया भाभी नैना के इस फैसले के हतप्रभ थी, पर दोनों के सच्चे प्रेम को देख उनकी भी आंखों से आंसू आ गए और वह आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली। क्या नैना ने सही फैसला लिया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।